नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं भुवा रुषिता फुल्का सागर विद्या भवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा विषय है हिंदी। आज हम सीखेंगे कक्षा छठी का इकाई 2 अनूठे इंसान। अनूठे इंसान मतलब अनोखे इंसान। इस इकाई में 2 प्रसंग है। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। इस इकाई में हमें 2 प्रसंग दिए गए हैं। जो प्रथम प्रसंग है वो फ्रांस के महान शासक पर आधारित है, जो उनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट बचपन से ही सच्चे दिल इंसान थे। उस कहानी से हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा मिलती है। और दूसरा प्रसंग है वो केरल की देशभक्त लड़की पर आधारित है। वो लड़की का नाम है कौमुदी। उस प्रसंग में कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण किया गया है। इस इकाई के दोनों ही प्रसंग को अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहले प्रसंग का नाम है ऐसा था नेपोलियन और दूसरे प्रसंग का नाम है सच्चा दान। पहले हम सीखेंगे ऐसा था नेपोलियन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमृत बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। चलिए दोस्तों, हम समझने का प्रयास करते हैं। नेपोलियन नाम का एक लड़का था। जब वो छोटा था तभी से वह सत्यवादी मतलब सत्य बोलने वाला था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी मतलब लुका छुपी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह लड़का नेपोलियन लड़की से जा टकराया। लड़की अमृत मतलब जामफल बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसके हाथ में जो टोकरी थी वो नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वो रोती हुई कहने लगी, अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया, हम यहाँ से भाग चले। इलाइजा अपने भैया नेपोलियन से कहने लगी, चलो भैया, हम यहाँ से भाग चले। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन, मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। नहीं बहन, हमारे कारण ही उसका नुकसान हुआ है। यह कहकर नेपोलियन ने अपने जेब में 3 छोटे सिक्के रखे थे और सिक्के निकालकर उस लड़की को देकर कहा, बहन, मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा। बल्कि लड़की कहने लगी कि इन सिक्कों से कुछ नहीं होने वाला। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। अच्छा, तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। तो नेपोलियन ने कहा, अच्छा, तो तुम हमारे साथ चलो, हमारे घर पे आओ, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया,
इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। इस पर इलाइजा ने अपने भैया नेपोलियन से कहा कि भैया, इसे हम घर ले चलेंगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ, आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। नेपोलियन उसकी बात नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को पूरी घटना की जानकारी देकर वह बोला कि माँ, आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना, अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई पर खुश हूँ, मगर याद रखना, अब तुम्हें 1 महीने के लिए मैं जेब खर्च नहीं देने वाली हूँ। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। नेपोलियन ने हंसते हुए उस सत्य का स्वीकार किया और कहा, ठीक है माँ, 1 महीने तक आप मुझे जेब खर्च के पैसे मत देना। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी अपने घर चली गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे जो सजा मिली, वो सजा भुगतने में नेपोलियन को बहुत आनंद हो रहा था, अद्भुत आनंद आ रहा था। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। वास्तव में नेपोलियन बहुत सच्चा इंसान था, सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही वह खुद पर दृढ़ विश्वास रखता था और दृढ़ इच्छा शक्ति उन पे थी। अब हम इस कहानी के गुजराती भावार्थ को समझेंगे। एक नेपोलियन નાનો છોકરો હતો. એ નાનપણથી જ સત્યવાદી હતો. એક દિવસ એ એમની બહેન ઇલાઇજા સાથે લુકાછૂપી રમી રહ્યો હતો. ઇલાઇજા છુપાયેલી હતી અને નેપોલિયન તેમને શોધવા માટે અહીંથી અહીં દોડી રહ્યો હતો. અચાનક એ એક છોકરી સાથે અથડાય છે. પેલી છોકરી જમરૂખ વેચવા જતી હતી. નેપોલિયનના અથડાવાથી તેમના હાથમાં જે ટોકરી હતી એ પડી જાય છે. કાદવ હોવાના કારણે જમરૂખ ખરાબ થઈ જાય છે. તે છોકરી રડતી રડતી બોલી, હવે હું મારી મમ્મીને શું જવાબ આપીશ? ઇલાઇજા કહે છે કે ચાલો ભૈયા, આપણે અહીંયાથી ભાગી જઈએ. તો નેપોલિયન એમને કહે છે કે નહીં બહેન, આપણા કારણે જ એમનું નુકસાન થયું છે, આપણે અહીંથી ભાગીશું નહીં. એમ કહી નેપોલિયન તેના ખિસ્સામાંથી 3 નાના સિક્કા કાઢે છે. એ નાના સિક્કા પેલી છોકરીના હાથમાં મૂકીને કહે છે કે બેન, આ સિક્કાને તું રાખી લે, મારી પાસે 3 જ સિક્કા છે. પેલી છોકરી કહે છે કે આ 3 સિક્કાનું હું શું કરું? મારી મમ્મી મને બહુ મારશે. તો નેપોલિયન એમને કહે છે કે સારું, તો તું મારી સાથે ઘરે આવ, હું મારી મમ્મી પાસેથી તને વધારે પૈસા અપાવી દઉં. આ વાત સાંભળીને નેપોલિયનની બહેન ઇલાઇઝા નેપોલિયનને કહે છે કે ભાઈ, આને સાથે લઈને જઈશું તો માં બહુ નારાજ થશે. નેપોલિયન વાત માનતો નથી. પેલી છોકરીને સાથે લઈ તે ઘરે જાય છે. માને વાતની પૂરી જાણકારી આપી અને કહે છે કે તમે મને જે વાપરવાના પૈસા આપો છો એમાંથી આ છોકરીને પૈસા આપી દો. માં કહે છે કે બરાબર છે, વાત તો સાચી છે, હું તારી સચ્ચાઈથી પણ ખુશ છું, પણ યાદ રાખજે કે તને 1 મહિના સુધી વાપરવાના પૈસા નહીં મળે. એટલે નેપોલિયન હસતા મોઢે એનો સ્વીકાર કરે છે અને એમ કહે છે કે માં વાંધો નહીં, એમને તમે પૈસા આપી દો. માં પેલી છોકરીને 2 મોટા સિક્કા આપે છે.
પેલી છોકરી ખુશી ખુશી એમના ઘરે જાય છે. નેપોલિયને જે ધક્કો માર્યો હતો એમની સજા એમને મળી, પણ જે સચ્ચાઈની રાહ ઉપર, સત્યની રાહ ઉપર ચાલવાથી એમને જે સજા મળેલી છે એ સજા ભોગવવામાં એને અદ્ભુત આનંદ મળે છે. ખરેખર આ નેપોલિયન સાચા રસ્તા ઉપર ચાલવા વાળો માણસ હતો. નાનપણથી જ એને એના ખુદ ઉપર ખૂબ વિશ્વાસ હતો, આત્મવિશ્વાસ, અને એનામાં ઈચ્છા શક્તિ પણ ખૂબ વધારે હતી. अब हम इस इकाई के दूसरे प्रसंग सच्चा दान पर अभ्यास करेंगे. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. मालबार मतलब केरल की बात है. वहाँ बड़ेगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया था. गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी. बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली. अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे. उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई. उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपना हस्ताक्षर देंगे? यहाँ केरल का दूसरा नाम दिया गया है मालबार. और मालबार मतलब केरल की बात है. वहाँ बड़ेगरा नाम का एक गांव था. उसमें एक दिन सभा का आयोजन किया गया था. गांधी जी ने अपने भाषण में वहाँ जो उपस्थित महिलाएं थी उनके पास जेवरों की भीख मांगी. बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली. अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी ने उनको नीलाम, उनको मतलब जो जेवरों आए थे उनकी बोली लगाई. उसी समय कौमुदी नाम की एक 16 वर्ष की कन्या धीरे से मंच पर चढ़ी और उसने अपने हाथ की सोने की चूड़ी उतारी. वो चूड़ी गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी. यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है. एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा. गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी. यह देखकर गांधी जी ने उस लड़की को कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की आवश्यकता नहीं है. एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपना हस्ताक्षर दे दूंगा. इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार भी उतार दिया. गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? उसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले में पहना हुआ स्वर्ण हार भी उतार दिया. और गांधी जी ने ये देखकर उसने पूछा कि तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए. गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए पहली लड़की ने उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल दी. गांधी जी ने फिर से पूछा कि तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर आपको मदद कर रहे थे. कौमुदी कुछ उत्तर देती उसके पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है. मानपत्रों की नीलामी में वही बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे थे. अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी. तब गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम्हें यह पता होगा ना कि यह गहने तुम दे दोगी, फिर तुम फिर से नए गहने नहीं बनवा सकोगी.
कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। कौमुदी ने दृढ़तापूर्वक इन बात का स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद उसके नीचे एक वाक्य लिख दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। चलिए दोस्तों, हम इस कहानी के गुजराती भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। केरळની વાત છે। બડાગરા નામે એક ગામ હતું। ત્યાં સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ગાંધીજીએ તેના ભાષણમાં સભામાં હાજર હોય એ બહેનો પાસે ઘરેણાંની ભીખ માંગી। ઘણી બધી વસ્તુઓ ભેટમાં મળી। પોતાનું ભાષણ પૂરું કરી ગાંધીજીએ ઘરેણાંની બોલી લગાવી। તે જ સમયે કૌમુદી નામની 16 વર્ષની એક છોકરી ધીરેથી સ્ટેજ ઉપર આવે છે। એના હાથમાં રહેલા સોનાની ચૂડલી ઉતારી ગાંધીજીને આપતા કહે છે કે શું તમે મને હસ્તાક્ષર કરી આપશો? ગાંધીજી હસ્તાક્ષર કરી રહ્યા હોય એ જ વખતે પેલી છોકરી બીજા હાથમાંથી ચૂડલી ઉતારે છે। આ જોઈને ગાંધીજી કહે છે કે અરે ગાંડી, 2 ચૂડલી આપવાની જરૂર નથી, એક જ ચૂડી લઈને હું તને હસ્તાક્ષર કરી આપીશ। એના ઉત્તરમાં કૌમુદી નામની જે છોકરી છે એ પોતાના ગળાનો સુવર્ણહાર ઉતારી દે છે। ગાંધીજી એને પૂછે છે કે આ માટે તે તારા માતા પિતાની આજ્ઞા લીધી છે ને? કોઈ જવાબ આપ્યા વગર એ એના કાનમાંથી રત્નજડિત જે બુટ્ટી હોય એ પણ કાઢી નાખે છે। ગાંધીજીએ પૂછ્યું કે તે આ ઘરેણાં આપવા માટે તારા માતા પિતાની આજ્ઞા લઈ લીધી છે ને? કૌમુદી કંઈ જવાબ આપે એ પહેલાં કોઈ બીજું કહે છે કે એના પિતા અહીં જ છે। માનપત્રોની બોલી બોલવામાં જ એ તમારી મદદ કરી રહ્યા હતા। હવે ગાંધીજી કૌમુદીને કહે છે કે તને ખબર છે ને કે આ ઘરેણાં તું આપી દઈશ પછી ફરી તારા ઘરેણાં બનશે નહીં। કૌમુદી આ સત્યનો દૃઢતા સાથે સ્વીકાર કરે છે। ગાંધીજીએ હસ્તાક્ષર કરી આપ્યું અને નીચે એક વાક્ય લખી દીધું કે તે કરેલું દાન જ સાચું ઘરેણું છે।